आपका ब्रह्मास क्लासेस में अपन शुरुआत करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज से। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था आखिर है क्या? तो स्थानीय स्वशासन की जो अवधारणा है वो इस आधार पर ली गई है कि कोई भी प्रशासक हो, भले प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और उसको स्थानीय की जो समस्या उत्पन्न होती है उसको वह अकेले सॉल्व नहीं कर सकता है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को लाया गया था। देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी समस्या होती है उसे क्या है, अपने लोकली स्तर पर सॉल्व किया जा सके। यानी कि अगर ग्रामीण क्षेत्र की समस्या है तो उसे ग्रामीण के लोग ही मिलकर ही उसका समाधान किया जा सके। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है कि जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदारी बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में अपन यह भी कह सकते हैं कि भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है एवं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में शामिल किया गया है। अपन देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। यानी कि अपना जो गुप्त काल था, मौर्य काल था, उसमें पंचायती राज व्यवस्था की क्या अवधारणा थी। तो भारत में वैदिक सभ्यता के प्रारंभ से ही स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हो चुका था, परंतु उनके नामों में हमें विभिन्नता दिखती है। वैदिक सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी जिसका प्रशासन चलाने के लिए दो तरह की संस्थाएं हुआ करती थी। एक सभा होती थी तो दूसरी समिति कहलाती थी। ये अपनी सभा हो गई और ये अपनी समिति हो गई। ठीक है। अब आगे क्या है? इसमें आगे है कि जो सभा और समिति थी उसे अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में कहा जाता था। महाजनपद काल में नगरों का विकास होना प्रारंभ हुआ और ये ग्रामीण संस्थाएं समाप्त हो गए। साथ ही सत्ता के विकेंद्रीकरण ने स्थानीय संस्थाओं को अप्रभावी बना दिया। मौर्य काल में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहा, परंतु ग्रामीण स्तर पर प्रशासन के लिए राज्य की ओर से सहायता प्रदान की जाती रही। धीरे धीरे राज्य का हस्तक्षेप गांवों में कम होने लगा। आने वाले समय में यह न के बराबर हो गया। सातवाहन और गुप्त काल में राज्य की ओर से गांवों को वित्तीय अनुदान प्रदान किए गए जिससे कि उनका विकास हो सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया चोल काल में, जब गांवों में स्थानीय स्वशासन का जन्म हुआ। इस तरह प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ चोल काल से माना जाता है। इस समय राज्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे और गांव स्वयं अपने विकास के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध कराते थे। इस समय चोल काल में गांव के प्रशासन को चलाने के लिए समितियां हुआ करती थीं और उनमें चुने जाने वाले सदस्य उसी गांव के होते थे। साथ ही इस सदस्यों को नियुक्ति भी गांव है, ध्यान रखना, ये गांव के नियमानुसार होती थी। गांव की 3 श्रेणियां थीं। कौन कौन सी श्रेणियां थीं वो देखो, वो हैं इसमें उर। साधारण गांव में उर नामक संस्था थी। कहीं कहीं एक ही गांव में 2 उर हुआ करते थे। दूसरी थी सभा और महासभा। ब्रह्मदेव अथवा अग्रसर गांव में समा नामक संस्था होती थी। ऐसे गांवों को मंगलम भी कहा जाता था। यह ब्राह्मण जनसंख्या निवास करती थी। यह कर मुक्त भूमि होती थी। ऐसा गांव जहां व्यापारी निवास करते थे वहां नगरम नामक संस्था गठित होती थी। नगरों में व्यापारियों की अपनी संस्था होती थी जिसे मणिगरारम कहा जाता था। नेक्स्ट है देवदान। यह गांव मंदिरों को दान में दिए थे। यहाँ भू राजस्व मंदिर के अधिकारी वसूलते थे। अब देखें तो मध्यकाल में
स्थानीय स्वशासन की क्या अवधारणा थी? चूँकि आप सबको पता है कि मध्यकाल में भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए और अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या शहरों में आकर बस गई, लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम सत्ता मजबूत होती चली गई, मुस्लिम शासक भी गांव के प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। लेकिन आने वाले कुछ शासकों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं उसके प्रशासन को स्थानीय तौर पर बनाए रखा था। ब्रिटिश काल में क्या हुआ था? ब्रिटिश काल में जैसे ही क्या हुआ कि ब्रिटिश काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि अंग्रेज व्यापार करने आए थे और उन्होंने अपने विदेशी सामानों को रेल के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचा दिया, जिससे ग्रामीण कुटीर उद्योग पूरी तरह से समाप्त होने लगे और ग्रामीण प्रशासन अंग्रेजी प्रशासन के अनुरूप चलने लगा और इस तरह स्थानीय स्वशासन अंग्रेजी शासन में तब्दील हो गया। अब 1857 की क्रांति के बाद भारत के शासन की बागडोर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई और फिर प्रारंभ हुआ धीरे धीरे स्थानीय स्वशासन की प्रारंभ करने का दौर। सर्वप्रथम 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई थी तथा 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया। 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड, तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड में स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ से ये लाइन अपन को बहुत इम्पोर्टेंट मिल जाती है कि उपखंड और तालुका बोर्ड जिला बोर्ड में स्थापित करने का सुझाव दिया गया था और इसी सुझाव को यानी इसी प्रस्ताव को क्या कहा गया? स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है 1947 में 1907 में स्थानीय स्वशासन की प्रगति की जांच करने के लिए हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक शाही आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य 1892 में गठित स्वशासन समिति की जांच करना भी था। इसके बाद 1920 में एक शाही आयोग का गठन हुआ, जिसके तहत स्थानीय संस्थाओं के विकास पर बल दिए जाने को कहा गया। इसी आधार पर 1920 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, असम, पंजाब, मद्रास में गांव की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। आगे देखते हैं कि 1919 का जो भारत सरकार का अधिनियम था उसमें पंचायती राज संबंधित क्या प्रावधान हुए। इसके तहत पहली बार स्थानीय स्वशासन को केंद्र से हटाकर राज्य का विषय बना दिया गया। साथ ही प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित करके प्रांतीय विधान परिषद में एक भारतीय मंत्री के पद को बनाया गया। 1926 में स्थानीय स्वशासन के लिए अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन की संस्थापना की गई थी। अब आगे है 1935 का भारत शासन अधिनियम में इसकी क्या विवेचना हुई। तो इसके तहत स्वशासन का विषय पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी की शुरुआत गांव से होनी चाहिए, अर्थात आज़ादी नीचे से शुरू होनी चाहिए एवं प्रत्येक गांव में पंचायत का राज होना चाहिए एवं पूरी सत्ता एवं ताकत उनमें निहित होनी चाहिए। सही बात है ये। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन जे.सी. कुर्यप्पा ने किया था। जब भारत का संविधान बना तो स्थानीय स्वशासन का समर्थन गांधीवादी समर्थक नारायण अग्रवाल ने किया था। तो देखो आज अपन ने पढ़ा है कि प्राचीन काल में भारत की क्या स्थिति थी, पंचायती राज व्यवस्था की कैसे शुरुआत हुई, मध्यकाल में क्या हुआ, अंग्रेज़ों के आने से
पंचायती राज व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, कैसे शुरुआत हुई, तो ये पन्ने पन्ने इतिहास के बारे में जाना। अब आगे के वीडियो में अपन जानेंगे कि भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद कैसे कैसे आयोगों का निर्माण किया गया और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई। तो आपको और अधिक PDF इसकी प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। किसी भी समस्या के लिए आप हमको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज भी डाल सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।